अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स आखान बोर्ड को ही आज कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। लास्ट हमने रेशियो के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया, जब प्रोपोर्शन के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, which express as an equivalence of two ratio। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर आप दो रेशियोज को आपस में कंपेयर कर दें, इक्वल होते हैं दो रेशियोज को, या फिर इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, तो वो बेसिकली हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, देन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पर दो रेशियो कंपेयर कर दिया हमने, तो ये बेसिक प्रोपोर्शन कहलाता है। वी कैन राइट लाइक दिस। प्रोपोर्शन को हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, जैसे कि हम रेशियो को लिखते थे ए अपॉन बी, को रेशियो की फॉर्म में लिखते थे ए रेशियो बी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने इक्वल टू, जो इक्वलिटी के लिए यूज होता है, यहाँ पर यहाँ चार डॉट्स हम लगाते थे, प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है। ठीक है। ए और डी जो है वो बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं एक्सट्रीम, और बी और सी कहलाते हैं मीन। डी यहाँ से मल्टीप्लाई होता है ए के पास चला जाता है, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कहलाती है एक्सट्रीम वैल्यू, और हमारे पास ये जो बी और सी कहलाती है मीन वैल्यू। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऊपर हेडिंग आपको दिख रही होगी, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन तो पढ़ लिया, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। When two quantities are so related to each other that an increase or decrease in one cause that corresponding increase or decrease another one। तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज में कोई इंक्रीमेंट किया, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने इंक्रीमेंट किया, और उसके इंक्रीमेंट की वजह से दूसरी चीज भी इंक्रीमेंट हो गई, दूसरी चीज में भी इंक्रीमेंट हो गया। या आपने एक चीज में डिक्रीज किया किसी चीज, और उसकी डिक्रीज होने की वजह से दूसरी चीज भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज इंक्रीज की तो उसकी वजह से दूसरी चीज भी इंक्रीज हो गई, एक चीज डिक्रीज की तो उसकी वजह से दूसरी चीज भी इंक्रीज हो गई। तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा और चीजें क्लियर होगी। काइट्स आर सोल्ड फॉर ₹5 ईच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 काइट। एक काइट जो है उसकी प्राइस क्या है, हमारे पास ₹5 है। हमें 6 काइट की प्राइस बता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आए यहाँ पर है, एक काइट्स है और एक रुपीज है। ठीक है, तो एक काइट जो है हमारे पास ₹5 की है, जैसे कि मेंशन है फर्स्ट लाइन के अंदर। अब हमें किसके पार्ट एक अगर 6 काइट कितने की वो बता दे, तो यहाँ पर लिख दूंगा एक्स। अब जब भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, कैसे पता चलेगा। अब देखें, यहाँ पर एक काइट है, अब मैंने इंक्रीज कर दी काइट को। ठीक है, एक से कितनी काइट्स हो गई, 6 काइट। एक काइट की प्राइस थी 5, 6 काइट की प्राइस ऑब्वियस सी बात है 5 से ज्यादा ही होगी। तो आप देखिए, जब आपने काइट्स इंक्रीज कर दी तो पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है, अगर आप काइट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके इंक्रीज होने की वजह से पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो ये कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, तो किस तरीके सॉल्व करना है, सिंपली ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको आपने लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, ये दोनों वैल्यूज को भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और बीच में आपने लगा दी इक्वल टू। दैट्स इट, सवाल हो गया सॉल्व। एक्सक्यूएल निकालनी है, बहुत सिंपल सा हो गया। एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वन एक्स हो गया। 6 वहां जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 30 हो गया। तो सिंपल आपके आंसर आ गया ₹30। तो 6 काइट कितने की, ₹30 की हो गई। सेकंड पार्ट है 18 काइट्स। तो ये आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता कोई क्वेश्चन, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोग को शेयर कर दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन खुद ट्राई जरूर करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ टीचर बॉट 20 एक्सरसाइज बुक्स फॉर ₹320। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ईच एक्सरसाइज बुक। ठीक है, एंड व्हाट विल हैव टू पे फॉर 36 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है, पार्ट ए पे पहले हम फोकस करते हैं। अ टीचर बॉट 20 एक्सरसाइज, तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बुक्स है, और उसकी प्राइस गिवन है। तो 20 बुक्स की जो प्राइस बनी है वो 320 बनी है। अब पार्ट ए कह रहा है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ईच एक्सरसाइज। एक बुक की कितनी प्राइस है वो बता दें। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, मैं इसको एक्स कर देता हूँ क्योंकि हम वेरिएबल यूज करेंगे एक्स। तो अब ईच बुक मतलब एक बुक की प्राइस क्या है वो पता करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर गौर से देखें, आपके पास बुक 20 थी, उसकी प्राइस आपको पता है। ठीक है, अब आपने बुक्स कम कर दी, 20 से कहाँ ले आए, एक बुक पे, कि एक बुक की प्राइस पता करनी। जब आप 20 बुक हैं, आपको पता करनी है एक बुक की प्राइस, तो इसका मतलब आपने बुक्स को कम कर दिया। जब आप बुक्स को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि
जो 20 बुक है ये वो 320 रुपए की, 320 रुपीज की है, तो ऑब्वियसली बात है एक बुक बहुत कम पैसों की होगी, इससे कम की होगी। तो जब आपने बुक डिक्रीज की तो पैसे भी डिक्रीज हो गए, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए पेपर में आपके पास लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या एक इनवर्सली। हाँ, वो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको वर्ड दे दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, वो बहुत रेयरली होता है कि आपको दे दिया जाए, लेकिन आपको बताया नहीं जाता, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। तो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 20/1 हो गया, इज इक्वल टू 320/x। एक्स वहां जाके 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 को यहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 320/20। जीरो से जीरो कट गया, 2 1 2 16। इसका मतलब एक बुक की प्राइस है 16 रुपीज। तो आई होप ये वाली बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल हैव टू पे फॉर 36 एक्सरसाइज। अब अगर हमारे पास अब क्या कह रहा है 36 एक्सरसाइज, तो मैं इसका डेटा थोड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, ये तो आई होप आप लोग क्लियर होगा सवाल। ये मुझे गिवन था, मेन डेटा हमारे पास ये गिवन था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, व्हाट विल हैव टू पे फॉर 36, 36 बुक के कितने पैसे होंगे वो बता दें। अब आपकी बुक्स जब बढ़ गई हैं 20 से 36, 20 से 36 हो गई हैं, तो obviously बात है पैसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, मैं से आपको समझाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन के अंदर, ताकि ये क्लियर हो जाए, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा 20/36 इज इक्वल टू 320/x। एक्स वहां चले जाएगा, ये हो जाएगा 320 × 36 डिवाइड बाय 20। इसको आप कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 576। तो ये 570 रुपीज, 576 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लेने ट्राई करें, नहीं होता मुझे बताएं। होमवर्क देना क्यों जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप सारे सवाल खुद करवाया करें। फायदा नहीं है सारे सवाल अगर मैं करवा दूं, आप भी अपने आप को टेस्ट करेंगे आपको समझ कितना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको नहीं हुआ तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, कमेंट कर सकते हैं सर आप, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है मैं करवा दूंगा। लेकिन पहले खुद ट्राई जरूर करें ताकि आप भी कुछ सीख सकें। बहुत जरूरी है कि आप सीखें कि किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर, अ फ्लोर हैज एन एरिया ऑफ 36 मीटर स्क्वायर। एक फ्लोर है जिसका टोटल एरिया 36 मीटर स्क्वायर है। हाउ मेनी पीसेज ऑफ स्क्वायर टाइल्स आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। कितने स्क्वायर टाइल्स की जरूरत पड़ेगी कि इतना एरिया कवर हो जाए। इफ ईच टाइल हैज एन एरिया ऑफ 1/9 मीटर स्क्वायर। देखिए भाई, बड़े कॉन्सेप्ट समझेगा। एक फ्लोर है, सही है, उसका एरिया है 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सही है, ये पूरा फ्लोर है, उसका जो एरिया है वो 36 मीटर स्क्वायर है। अब वो कह रहा है कितने स्क्वायर टाइल्स हैं, हमारे पास स्क्वायर टाइल्स है, ये टाइल्स है। ठीक है, और टाइल्स का जो एरिया है वो 1/9 मीटर स्क्वायर है। अब वो पूछ रहा है कितने स्क्वायर टाइल्स मैं यहाँ पर लगाऊं ये 36 मीटर स्क्वायर कवर हो जाए। ठीक है, आई होप सवाल क्या है वो समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास एरिया है, एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, और टाइल्स की। ठीक है, ये तो बात हो रही है। तो हमने सबसे पहले लिखा 1/9 और 1, क्योंकि एक टाइल का कितना एरिया है 1/9 है। ठीक है, एक टाइल का एरिया क्या है 1/9 है, इसलिए वन टाइल के सामने लिखते हैं 1/9। और जो फ्लोर का एरिया है वो 36 है, और हमें नहीं पता कितने टाइल्स लगाने हैं, वो ये मैं फाइंड आउट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली हम पढ़ते हैं इस पे, क्योंकि जब एरिया बढ़ेगा, एरिया देखिए 1/9 था बढ़ गया 36 हो गया, तो टाइल्स भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1/9 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1/x। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/36 इज इक्वल टू 1/x। 36 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 324। तो ये जाएगा 1/324 इज इक्वल टू 1/x। एक्स वहां चले जाएगा, 324 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आंसर आ गया 324 टाइल्स। तो टोटल 324 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें इसके एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हो गए हमारे सवाल, आई थिंक डन हो गए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं एक और क्वेश्चन देख, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाए, अगर क्लियर नहीं है तो। ठीक है, मैं जितने क्वेश्चंस करवा सकता हूँ मैं आप लोग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ होमवर्क्स भी दे रहा हूँ
ताकि आप लोग भी सीख सकें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सवाल के ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल। अ फोटोग्राफ 15 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड विच इज डायरेक्ट। देखिए मैंने कहा था कहीं कहीं आपको वर्ड यूज कर देंगे वो डायरेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए पता होना चाहिए। इन अ साइज टू अ फोटोग्राफ द लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ। अच्छा, अभी क्या, अब फोटो, एक फोटोग्राफ है जिसकी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गई इसकी, ठीक है, और ये हमारे पास की ब्रेथ होगी। ठीक है, इस बॉन्डेड ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड पे इसको लगाया गया है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ अ फोटोग्राफ। द लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, और उसकी ब्रेथ क्या है वो बता दो। ठीक है, फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेथ बताई हुई है, और एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ बताई, ब्रेथ नहीं पता, तो हमने सबसे पहले लिख दिया लेंथ, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास जो है 15 और 7, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये आ जाएगा 24 और x। ठीक है, सिंपल, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो वर्ड यूज हुआ होता है, फिर तो टेंशन की बात नहीं। 15 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x। x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 11.2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर है आपको। कैलकुलेशन आई होप आप लोग को आती है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बताने वाली। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए चीजों के अंदर। अगर कोई मसला हो तो वो हम क्लियर कर लें। अच्छा जी, तो हमारे पास सवाल क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है और कुछ क्या रहा है हमसे बेसिकली, और क्या क्या गिवन। अ वुमन bought 2.5 kg of chicken and 1.5 kg of meat. The chicken cost rupees 250 and the meat cost rupees 180. She bought it 1.5 kg of chicken and 3 kg of meat. How much could she have to pay? अच्छा भाई, कितने पैसे उसने पे किए बताएं, टोटल अमाउंट बताएं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा डबल काम है। यहाँ पर देखिए चिकन लिए 2.5, जिसकी कॉस्ट पड़ी है 250। ठीक है, ये चिकन की बात हो रही है, तो मैंने रेड से की। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास मीट है 1.5, जिसकी कॉस्ट पड़ी है 180। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, तो हमारे पास चिकन का और मीट का डेटा है। फिर क्या, शी हैड बॉट 1.5 केजी ऑफ चिकन, 1.5 केजी ऑफ चिकन खरीदी। ठीक है, अब उसके कितने पैसे वो नहीं लिखे, मतलब हमें अमाउंट निकालनी है, और इसी के साथ उन्होंने बाय किया 3 केजी ऑफ मीट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चिकन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, बेसिकली चिकन है कितने की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चिकन की हेडिंग डालेंगे केजी एंड रुपीस। यहाँ पे 2.5 केजी की जो चिकन है उसकी प्राइस है 250। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, 1.5 केजी की चिकन खरीदी, इसकी प्राइस हमें नहीं पता। ऑब्वियसली बात, जब चिकन कम ली है तो पैसे भी कम होंगे, दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये डायरेक्टली का क्वेश्चन है। सिंपल, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2.5 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो मेरे पास जो प्राइस आ रही है वो आएगी रुपीज 150। इसका मतलब चिकन की प्राइस जो है वो 150। इसी तरह सेम मेथड की तरह मैं निकालूंगा मीट की प्राइस। ठीक है, फिर हम केजी और रुपीस लेंगे, ऊपर हेडिंग डाल देंगे मीट। 1.5 केजी मीट लिया हमने 180 में, अब जो बाय किया वो 3 केजी, और इसकी प्राइस हमें नहीं पता, तो आप डायरेक्टली निकाल लेगा, जो कि आएगी आपके पास 360। सिंपल कैलकुलेशन है। अब फाइनली क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कितने पे किए, तो इन दोनों की अमाउंट को हम सिंपल प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ये 360 150 हो जाएगा, तो 510। तो टोटल अमाउंट जो पे की वो रुपीज 510। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोग को क्लियर होगी। ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई मसला नहीं होगा। अब इनवर्स में आ जाता है, इनवर्स में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या था, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके अफेक्ट से दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो उसके अफेक्ट से दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है। इनवर्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज उसकी वजह से डिक्रीज हो जाए, या एक चीज डिक्रीज हो रही है और उसकी वजह से एक चीज इंक्रीज हो जाए, उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या क्या किसको कहते हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है,
इनवर्स प्रोपोर्शन को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसके क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझें। अकॉर्डिंग टू द पर्पस प्लान 45 वर्कर हैड टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब इन 36 डेज। प्लान के मुताबिक 45 वर्कर को कंप्लीट करना था एक काम 36 डेज के अंदर। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज 10 वर्कर लेफ्ट द जॉब। 8 दिन काम करने के बाद 10 लोगों ने जॉब छोड़ दी। हाउ मैनी डे विल टेक द रेस्ट टू कंप्लीट द वर्क। कितने दिन लगेंगे बाकी काम कंप्लीट करने के। सवाल बड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है पिछले सवालों से। ठीक है, अब इसके पहले तो हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन किया कि सबसे पहले टोटल डेज जो थे हमारे पास वो स्टार्टिंग में वो थे 36। ठीक है, 36 थे। लेकिन 8 दिन बाद आफ्टर वर्किंग 10 वर्कर लेफ्ट द जॉब, तो अब कितने डेज बच गए। अब हमारे पास बच जाएंगे 36 -8 कर देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 28। ठीक है, अब वर्कर्स हमारे पास टोटल कितने थे 45। ठीक है, टोटल वर्कर्स हमारे पास जो थे वो थे 45। अब 8 दिन के बाद वर्कर कितने कब हो गए 10 लीव कर गए, तो 45 -10 कर दिया तो हमारे पास आ गया 35। ठीक है, ये तो हमने बना लिया। अब हमें क्या कर रहे हैं, अब सवाल की उस पे आते हैं सॉल्यूशन पे। हमारे पास दो चीजें हैं, वर्कर्स हैं और डेज हैं। ठीक है, दो चीजें। तो वर्कर्स बेसिकली हमारे पास क्या है 45 वर्कर्स हैं और डेज कितने हैं 28 डेज। ठीक है, अब हमारे पास 45 वर्कर्स 28 डेज। ठीक है, 28 क्योंकि माइनस किया हमने। ठीक है, अब इसी तरीके से वर्कर्स हमारे पास कम हो गए 35 हो चुके हैं, 10 कम हो गए, तो अब बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट होगा हमारे पास। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल इनवर्सली क्यों, क्योंकि जब वर्कर्स, आप देखिए इनवर्सली क्यों, जब वर्कर्स की तादाद कम हो गई तो ऑब्वियस ही बात है डेज बढ़ जाएंगे। अब एक एक काम है जो 2 दिन में एक 5 वर्कर्स है आपके पास, वो 2 दिन में एक काम कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप वर्कर्स कम कर दोगे 3 कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो काम अब 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि वो जो 2 दिन में काम हो रहा था वो 5 वर्कर कर रहे थे। लेकिन अगर आप वर्कर की तादाद 3 कर दोगे तो वो 2 दिन में तो नहीं कर पाएंगे, वो 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन ज्यादा ही लगेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए देखिए वर्कर्स की तादाद जब कम हुई तो डेज क्या हो गए इंक्रीज हो गए। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आई होप ये वाली। तो सिंपल, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब जब इन्वर्सली का होगा तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये बनाना चीज, ये वाली चीज बनाने वाली तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जब डायरेक्टली होता था हम सिंपल इसको डिवाइड कर देते, इसको डिवाइड कर देते और इक्वल टू का साइन लगा देते। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो होता है, यहाँ कैसे होगा गौर समझ लें। यहाँ किस तरीके से करना है हमें, हम आमने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इन्वर्सली होगा तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, बीच में इक्वल टू, मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 35 यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 36 डेज लगेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो 35 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे 36 डेज लगेंगे, क्योंकि 45 वर्कर्स थे कितने 28 डेज, क्योंकि 8 डेज तो ऑलरेडी वर्क हो चुका। ठीक है, 45 वर्कर 28 डेज लगे क्योंकि 8 दिन काम हो चुका था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 28। तो आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा। एक और यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं ताकि और थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अच्छा जी, 250 पीपल यूज द सेम अमाउंट ऑफ फूड फॉर 21 डेज। ठीक है, 250 लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ फूड यूज किया 21 डेज। इफ 100 more people join them, then how long will it take to finish the same quantity of food। अगर यहाँ ये 250 लोग में प्लस 100 और आ जाते हैं लोग, तो कितने दिन में ये फूड खत्म होगा। ठीक है, ये बताना है। 250 लोग खाना खत्म कर रहे हैं 21 दिन में, एक पर्टिकुलर आपके पास अमाउंट खाना है, तो 250 लोग 21 दिन में खत्म कर रहे हैं। अगर 100 लोग और आ जाते हैं तो कितने दिन में खत्म होगा। तो सिंपल सा है, हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर, पीपल और डेज। ठीक है, लोग हमारे पास 250 है और वो खत्म कर रहे हैं 21 डे। लोग बढ़ गए 350 दिन, क्योंकि 100 लोग ऐड हो गए ना, तो 350 हो गए।
कितने दिन में खत्म करेंगे वो बताना है। अब यहाँ पर क्लियर, जब आपके लोगों की तादाद इंक्रीज हो गई, जब, अब आप गौर से सुनिएगा, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। देखिए जब लोगों की तादाद बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि डेज कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक खाना 250 लोग 21 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो जब लोग बढ़ जाएंगे तो वो खाना कम दिन में खत्म होगा। तो यहाँ पर देखिए लोगों की तादाद बढ़ जाएगी और डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप की वाली बात क्लियर हो गई। आप सिंपल इनवर्सली एक करो, इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 350 को वहां जाकर डिवाइड करा देंगे, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 350 इज इक्वल टू एक्स। सिंपल कैलकुलेटर में इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250 21 तो आ गया 5 डेज। तो 5 डेज में ये खाना खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी, इनवर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई जरूर करें। अगर आपसे नहीं होता आप कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपाउंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे और वेरिएशन के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है जरूर आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोग क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।